चलिए हमारा टरबाइन चल रहा है और पिछले क्लास में हमने टरबाइन के बारे में देखा, इम्पल्स टरबाइन के बारे में देखा। आज की क्लास में हम लोग रिएक्शन टरबाइन के बारे में देखेंगे कि ये रिएक्शन टरबाइन होता क्या है। तो देखिए, इसके बाद हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में। तो जो इम्पल्स टरबाइन होता है उसमें हमने क्या देखा कि केवल और केवल जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था वो केवल नोजल में हो रहा था, जबकि मूविंग ब्लेड में हमारा क्या हो रहा था कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रह रहा था। मतलब कि इम्पल्स टरबाइन में जो हमारा ब्लेड रोटेट हो रहा था, इट इज़ ओनली ड्यू टू द इम्पल्सिव फोर्स ऑफ द जेट। बट आपको रिएक्शन टरबाइन में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो नोजल में भी होता है, जिसको हम लोग स्टेटर भी बोलेंगे, स्टेशनरी ब्लेड भी बोलेंगे, और प्लस एज वेल एज मूविंग ब्लेड में भी होगा। और तो देखिए, अगर स्टेटर में या नोजल में अगर प्रेशर मतलब कि कम हो रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लेड का जो रोटेशन होगा इस रिएक्शन टरबाइन में, वो प्रेशर ड्रॉप के कारण भी क्या होगा, देखिए एक साइड प्रेशर कम है, एक साइड प्रेशर ज़्यादा है, तो इसमें एक कहीं ना कहीं एक फोर्स क्रिएट करेगा। तो इस पर्टिकुलर टरबाइन में प्रेशर का जो डिफरेंस होता है जो रोटर में या मूविंग ब्लेड में, उसके कारण भी ब्लेड रोटेट होता है, और एज वेल एज जो नोजल में प्रेशर का ड्रॉप हुआ है उसके कारण जो जेट का स्पीड बढ़ गया है उसके कारण भी वो रोटेट होता है। मतलब कि यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करेंगे हमारे ब्लेड को रोटेट करने के लिए, एक ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप एंड दूसरा जो इम्पल्सिव फोर्स रहेगा, वो दोनों काम करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि रिएक्शन टरबाइन क्या है। तो जो रिएक्शन टरबाइन होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग ब्लेड। ये स्टेशनरी को हमने क्या लिखा है, फिक्स। फिक्स मतलब क्या, ये नोजल के बारे में बात कर रहा है, और मूविंग ब्लेड जो कि ब्लेड के ऊपर, शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है, और जो वाला पोर्शन हमारा रोटेट करता है। द स्टेशनरी प्लेट आर अटैच्ड टू द इनर साइड ऑफ द केसिंग एंड मूविंग ब्लेड आर फिटेड ऑन द रोटेटिंग ड्रम। जो मूविंग ब्लेड रहेगा, जो रोटेटिंग ड्रम होगा वहां पे रहेगा, और जो हमारा ये क्या बोलना चाहिए कि जो स्टेटर रहेगा, जो नोजल रहेगा, वो जस्ट उसके फ्रंट वाले पोर्शन में लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका डिस्कस करें कि जो स्टेशनरी ब्लेड रहता है, तो देखिए इसका शेप वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेशनरी ब्लेड होता है, इसका जो प्रोफाइल होता है या जो शेप होता है वो एरोफाइल शेप का होता है। अब इसके कारण, एरोफाइल शेप होने के कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है ये एरिया यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये एरोफाइल का कंस्ट्रक्शन का एक एडवांटेज ये होता है कि ये जो स्टेशनरी ब्लेड होता है ये एक्चुअली नोजल की तरह काम करता है। प्लस ये जेट के, जैसे मान लीजिए जेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब इसके कारण इधर आया और ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेगा, इसके ब्लेड पे डायरेक्टली इंपिंज कर देगा। मतलब ये नोजल का भी काम करेगा, और एज वेल एज जो हमारा स्टीम आ रहा है उसको एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा कि वो इजिली या स्मूथली जाके मूविंग ब्लेड पे टकरा सके। क्लियर है। तो द स्टेशनरी ब्लेड आर इंपॉर्टेंट है ना, ये एरो प्रोफाइल शेप का होता है, विच एक्ट एज नोजल एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। ऑब्वियसली नोजल रहेगा तो उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। और आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, इन द मूविंग ब्लेड देयर इज ड्रॉप इन प्रेशर विथ एक्सपांशन एंड अ जनरेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो स्टीम इज एक्सपांड एज इट मूविंग थ्रू द मूविंग ब्लेड। देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से स्टीम मूव किया, ये है हमारा नोजल, इसको हम बोल सकते हैं, या इसको स्टेशनरी ब्लेड भी लिख सकते हैं। ये है हमारा स्टेशनरी ब्लेड, और ये हमारा क्या है, मूविंग ब्लेड। ये हमारा क्या है, स्टेशनरी ब्लेड, ये हमारा क्या है, मूविंग ब्लेड। क्लियर है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, स्टीम यहां से इंटर आया, एयर स्टेशनरी ब्लेड जिसको कि हम लोग नोजल बोल रहे हैं, उसका जो शेप है वो एरो प्रोफाइल शेप है, जिसके कारण क्या हो गया कि आउटलेट पे वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, एज वेल एज वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया कि मूविंग ब्लेड पे जाके अच्छे से या इजीली वो टकरा सके, स्मूथली टकरा सके। जब यहाँ पे ये टकराएगा तो अब मूविंग ब्लेड में भी क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि मूविंग ब्लेड में अब यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हुआ मतलब वेलोसिटी बढ़ गया। ये जो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये जो
इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है कि मूविंग ब्लेड से टकरा के उसको रोटेट कर रहा है, प्लस इसके साथ साथ जो भी स्टीम का वहां पे प्रेशर होगा उस प्रेशर में भी ड्रॉप होगा, जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा कि एक रिएक्टिव फोर्स भी क्रिएट होगा वहां पे, जो मूवमेंट करने के लिए, ब्लेड को रोटेट करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर डायग्राम देखूं तो देखिए ये इनिशियल प्रेशर मान लीजिए कि P0 था, अब वो धीरे 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 मतलब हर मूविंग ब्लेड में भी रिड्यूस हो रहा है और स्टेशनरी ब्लेड में भी रिड्यूस हो रहा है, मूविंग ब्लेड में भी रिड्यूस हो रहा है, स्टेशनरी ब्लेड में भी रिड्यूस हो रहा है, मूविंग ब्लेड में भी रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है? जबकि वहीं अगर हम वेलोसिटी देखें तो क्योंकि ये नोजल है तो नोजल में हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, देन मूविंग ब्लेड में ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है उसको हमने यूटिलाइज किया, देन स्टीम को फिर नोजल से पास करेंगे तो देन अगेन इसकी, तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ पे नोजल था, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुआ क्योंकि मूविंग ब्लेड ने ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी को यूज किया ब्लेड को रोटेट करने के लिए। देन अगेन यहाँ पे नोजल लगा हुआ है तो फिर अगर ये नोजल है तो देन अगेन इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, देन यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा क्योंकि मूविंग ब्लेड देन अगेन जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है उसको यूटिलाइज करेगा हमारे ब्लेड को रोटेट करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो रिएक्शन टरबाइन में हमारा दोनों ब्लेड में, स्टेशनरी और मूविंग दोनों ब्लेड में कंटिन्यूअसली प्रेशर का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जबकि वेलोसिटी का नोजल में इंक्रीज हो रहा है, मूविंग ब्लेड में उसको ब्लेड को रोटेट करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, देन अगेन नोजल से पास किया जा रहा है, देन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हुआ देन इट इज यूज्ड टू टर्न द मूविंग ब्लेड, वहां पे उस पर्टिकुलर जो स्पीड है उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये एक डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया हुआ है, इन दिस टर्बाइन प्रेशर ड्रॉप अकर एट बोथ स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर एंड रोटर एंड ब्लेड, रोटर या ब्लेड ही, ब्लेड रोटेट ड्यू टू बोथ इम्पल्सिव इफेक्ट एज वेल एज रिएक्शन फोर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग जेट। याद रखिएगा रिएक्शन टरबाइन में हमारा जो ब्लेड रोटेट होता है वो इम्पल्सिव इफेक्ट और रिएक्शन इफेक्ट मतलब कि प्रेशर का जो डिफरेंस है उन दोनों के कारण रोटेट हो रहा है, जबकि इम्पल्स टरबाइन में केवल और केवल इम्पल्सिव इफेक्ट के कारण हमारा जो था वो मूव हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम ये डिस्कस करें तो यहाँ पे P0 हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हमारा P1 हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हमारा P2 हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर हमारा P3 हो जाएगा और लास्ट में ये P4 प्रेशर, मतलब कंटिन्यूअसली प्रेशर रिड्यूस होते जाएगा। यहाँ पे हमारा V0 वेलोसिटी होगा, V1 से टकराएगा, ठीक है, फिर ये V1 वहीं सेम मेंटेन रहेगा, फिर ये V2 हो जाएगा, फिर ये V2 जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होकर V3 हो जाएगा और बाहर में फिर V4 से आउटलेट हो जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं कि नोजल में हमारा कंटिन्यूअसली, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, चाहे तो आप लिख लीजिए कि इन द स्टेशनरी ब्लेड प्रेशर इन द प्रेशर in both stationary as well as moving blade is continuously going to reduce, whereas at the inlet of the turbine there is V0 velocity and it going to increase to V1 velocity in the nozzle. This V1 velocity are going to utilize in the moving blade for the rotating of the turbine, rotating of the rotor. Then again this steam is passes through nozzle where its velocity is increased to V3. This V3 velocity is going to utilize, then again moving for the second row of the blade and finally it is leave to the turbine with a V4 velocity. तो इस तरीके से हमने इसका वर्किंग एज वेल एज क्या इसका मेन किस तरीके से वर्क कर रहा है रिएक्शन टरबाइन के लिए देखा। अगर आप इतना कर लेते हैं दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर टरबाइन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये कंप्लीट करने के बाद दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो अगर आप कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, इन दोनों का इंडिविजुअल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। एक चीज़ याद रखना है कि जब रिएक्शन टरबाइन होता है तो उसमें एक टर्म आता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो ये डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि ये बताता है इट इज रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द रोटर एज वेल एज स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द स्टेज। मतलब कि
यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ब्लेड में कितना प्रेशर का रिडक्शन हुआ, प्लस ब्लेड एज वेल एज हमारा जो नोजल, दोनों में कितना प्रेशर का डिफरेंस हुआ, वही हमारा आर बताता है। मतलब आर क्या बताएगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन को आर से डिनोट करते हैं, जो ये बताता है कि चेंज इन प्रेशर हमारा ब्लेड में, रोटर में कितना हुआ, डिवाइडेड बाई चेंज इन प्रेशर बोथ स्टेज, मतलब स्टेटर एज वेल एज रोटर में कितना हुआ। तो इनका ये रेशियो को बताता है। रोटर मतलब मूविंग वाला पार्ट। वैसे ही अगर इसको चाहे तो हम लोग इंथैल्पी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ स्टैटिक इंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर टू द स्टैटिक इंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज। मतलब रोटर में कितना इंथैल्पी का ड्रॉप हुआ उस सिस्टम का, प्लस पूरे स्टेज में, तो पूरे स्टेज मतलब दो स्टेज से मिलकर बना हुआ, एक रोटर एज वेल एज स्टेटर, तो इंथैल्पी का ड्रॉप रोटर में भी कितना हुआ और प्लस स्टेटर में भी कितना हुआ। तो ये वाला जो एक डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो वो क्या होता है याद रख लीजिएगा कि रोटर में कितना इंथैल्पी का ड्रॉप हुआ प्लस दोनों पूरे स्टेज में कितना इंथैल्पी का ड्रॉप हुआ। और पूरा स्टेज दो चीज से मिलकर बना हुआ है, नोजल वाला स्टेटर एज वेल एज मूविंग ब्लेड। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में दोनों के बीच में रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए हम लोग अब क्या कर लेते हैं कि जो हमारा इंपल्स टरबाइन है और रिएक्शन टरबाइन है, दोनों में हम लोग एक कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंपल्स टरबाइन होता है, ठीक है, जो इंपल्स टरबाइन होता है उसमें जो प्रेशर का ड्रॉप होता है वो केवल और केवल हमें नोजल में देखने को मिलता है, जबकि जो मूविंग ब्लेड था वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता है, वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वेयर एज रिएक्शन टरबाइन में हमने देखा कि जो प्रेशर का ड्रॉप हो रहा था वो मूविंग ब्लेड में भी हो रहा था और नोजल में भी हो रहा था। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया हमारा, क्लियर है। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो हम इसके ब्लेड के ऊपर में देख सकते हैं कि जो हमारा जो टरबाइन का जो ब्लेड होता है उसका जो प्रोफाइल रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा। सिमेट्रिकल रहा मतलब क्या कि यहाँ पे जितना एरिया है वही एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब थ्रू आउट द एरिया जो है वो कांस्टेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम रिएक्शन टरबाइन के ब्लेड के बारे में बात करें तो ये इसका शेप एरो प्रोफाइल शेप होता है, इसका क्या होता है सिमेट्रिकल प्रोफाइल होता है। ये दोनों याद रखिएगा। अब एरो प्रोफाइल होने के कारण क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए एरिया ज़्यादा है और जैसे जैसे आगे मूव होते जा रहा है वैसे वैसे इसका एरिया कम होते जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो एरो प्रोफाइल का जो शेप का जो ब्लेड है वो कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया को वेरिंग करता है, जिसके कारण ये एक नोजल की तरह काम करता है। तो दूसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ब्लेड का प्रोफाइल सिमेट्रिकल होता है, ड्यू टू विच थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ फ्लो जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा एरो प्रोफाइल होने के कारण जो एरिया ऑफ फ्लो है वो चेंज होते जाता है और अलोंग द ब्लेड, और ये एक नोजल की तरह वर्क करता है। तो ये हमारा नोजल की तरह वाला पोर्शन हो गया। अब हम लोग ये देखें कि क्योंकि ये सिमेट्रिकल प्रोफाइल का होता है तो इसको हम लोग ऐसे ब्लेड को मैन्युफैक्चर करना सिंपल होता है। तो अब ब्लेड सिंपल हो गया। देखिए किसी भी टरबाइन का अगर कॉस्ट देखा जाए तो उसके ब्लेड के ऊपर डिफाइन होता है। ब्लेड को जितना बनाने में ज़्यादा कॉस्ट आएगा उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ये सिंपल डिज़ाइन है, सिमेट्रिकल शेप बनाना है, तो ये इसको बनाना चीपर होता है। इसलिए इंपल्स टरबाइन को हम ये बोल सकते हैं कि ये चीपर होता है एज कंपेयर टू ये रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि इसका जो एरो प्रोफाइल शेप बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन होता है एक्चुअली ये स्मॉल पावर जनरेट करता है, प्लस इसकी इफिशिएंसी भी कम होती है, पावर जनरेशन कैपेसिटी भी कम होता है। ये कम मतलब कि ये जो होता है वो स्मॉल पावर जनरेशन के लिए ज़्यादा अच्छा सूटेबल रहता है, क्योंकि इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी भी कम होती है और इफिशिएंसी भी कम होती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन टरबाइन का बात करें तो इसका पावर जनरेशन कैपेसिटी एज वेल एज इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग मीडियम या
हाई पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं। प्लस अगर एक और डिफरेंस देखें तो जो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में है, तो क्योंकि होल अमाउंट ऑफ प्रेशर नोजल में डिक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण एकदम वेलोसिटी को एकदम हाई इंक्रीज कर दे रहा है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में हमने देखा कि जो प्रेशर जो हो रहा था वो थोड़ा नोजल में भी हो रहा था, मूविंग ब्लेड में भी हो रहा था। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको मिलेगा नोजल के जस्ट इनलेट पे, आउटलेट पे, वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगा, जबकि यहाँ पे वही वेलोसिटी रिलेटिवली थोड़ा लो होता है। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो होता है क्योंकि ये स्मॉल पावर जनरेशन के लिए होता है, तो ये स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कहीं पे अगर कम जगह है और स्मॉल पावर जनरेशन करना है तो हम इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल स्पेस रिक्वायर्ड, ये भी एक लिख सकते हैं, जबकि इसमें क्या हो जाएगा हमारा लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड। ऐसे टरबाइन को हम लोग को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो एक ये इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में मतलब कि पूरे स्टीम टरबाइन में इम्पल्स रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें तो लास्ट मतलब कि देखिए, अगर की पॉइंट का अगर मैं जाते जाते अगर एक्सप्लेन करूं तो प्रेशर ड्रॉप जो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है वो केवल नोजल में होता है, जबकि मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप दोनों में होता है। इसमें हम लोग देखें तो इसका जो ब्लेड का जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल प्रोफाइल होता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में जो ब्लेड का प्रोफाइल होता है वो हमारा एरोडायनेमिक होता है या एरो प्रोफाइल शेप होता है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है तो ऐसे ब्लेड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सेम थ्रू आउट सेम रहता है, और इनको मैन्युफैक्चर करना भी सिंपल होता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्ट चीपर होते हैं। जबकि एरो प्रोफाइल शेप का बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, प्लस इसका थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिंग करता है, इसलिए ये एक नोजल का भी काम करता है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना, इसलिए ये महंगे भी होते हैं। और अगर हम लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करें तो इस टाइप का जो टरबाइन होता है वो इसका पावर जनरेशन कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों कम होता है, कम स्पेस लेता है, इसलिए इसको स्मॉल पावर जनरेशन में यूज करते हैं। जबकि इसका जस्ट अपोजिट, इसकी एफिशिएंसी और पावर जनरेशन ज़्यादा होता है, स्पेस रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, तो मीडियम और हाई पावर जनरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। और हमारा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में क्या हो रहा था, केवल नोजल में ही प्रेशर का ड्रॉप देखने को मिला, तो हमें नोजल के बाद में मतलब ब्लेड के इनलेट पे हमें बहुत हाई स्पीड स्टीम मिलता है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि दोनों में बराबर अमाउंट में धीरे धीरे कम होते रहता है प्रेशर, तो रिलेटिवली जो वेलोसिटी होता है वो लो रहता है। तो ये रहा हमारा एक कंपैरिजन। ठीक है, तो इस तरीके से इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक कंपाउंडिंग होता है वे हमारे स्टीम का, वो क्या होता है उसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।